गुड इवनिंग एवरीबॉडी, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। हम बातचीत करने जा रहे हैं हमारे पॉलिटी में लक्ष्मीकांत की समरी के सेकंड पार्ट पर। इसका पहला पार्ट मैंने 3 घंटे की कक्षा में कंप्लीट करवाया था। अब हम बचे हुए पार्ट पर बातचीत करने जा रहे हैं। आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे वो सारी बातें जो समरी के रूप में जरूरी है। एक महत्वपूर्ण चेतावनी, इस कक्षा में बताई गई सारी बातें रिवीजन के दृष्टिकोण से समझी जाएगी। कंसेप्ट को समझने या अपने कंसेप्ट को बनाने के लिए आप मधुकर सर की जीएस पेपर 2 की सीरीज को पूरा कर सकते हैं। यह उन विद्यार्थियों के लिए भी लाभदायक होगी जो 2023-24 की परीक्षा, 22 की परीक्षा देंगे। वह इसके माध्यम से एक हल्का पुल्का आइडिया सब्जेक्ट के बारे में ले सकते हैं। तो मैं इस सीरीज को वहां से सीधा स्टार्ट कर रहा हूं जहां पर मैंने अपने पहले पार्ट को कंप्लीट किया था। ज्यादा से ज्यादा 1.5 से 2 घंटे की एक कक्षा होगी जिसमें हम कंप्लीटली कवर कर देंगे पॉलिटी के बचे हुए हिस्से को। यह श्रृंखला कंप्लीटली 2021 वाले विद्यार्थियों को समर्पित है, डेडिकेटेड है, क्योंकि वो मेरे लाल लाली जो पूरी ताकत से लगे हुए हैं, जिनके पास कोई विकल्प नहीं है, जिन लोगों को तैयारी करने का अलग जुनून है, पर वह समस्या और संसाधनों के कारण अपने आप को कई बार अकेला महसूस कर पाते हैं, उन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण, और उन लोगों के लिए जहां पर भी उन्हें लगता होगा कि हां कोई थोड़ा बहुत भी आइडिया दे दे मैं सब कुछ कर लूंगा, उन्हीं लोगों को समर्पित है आज की कक्षा। और एक महत्वपूर्ण चेतावनी यह भी है कि जिन परिवारों में, खास करके मेरे वो लाल लाली जिनके परिवारों में कोरोना के कोई भी मरीज हैं, तो बिल्कुल घबराइएगा नहीं, मेंटली मजबूत रहिएगा, अपने परिवार वालों से और खुद से कहिएगा कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, साधारण बीमारी है, निकल जाएगी। मनोबल और आत्मशक्ति के रूप में मजबूत रहिएगा ताकि यह जो मानसिकता है आपको उस बीमारी से लड़ने में मदद करे। और कोशिश करिएगा कि माहौल घर का तनाव वाला मत रखिएगा। इस तरीके की बातों पर ज्यादा गौर मत करिएगा कि पड़ोस में ऐसा हो गया था, उन लोगों की मौत हो गई थी, उसके कारण इम्यून पावर कमजोर होती है। तो मानसिक रूप में मजबूत रहना है, मानसिक रूप से शक्तिशाली रहना है। और वे विद्यार्थी जो इस कोरोना के काल में भले ही किसी मरीज के आसपास भले ही ना हो, लेकिन उनके मन में कोई तनाव आ रहा हो, कुछ लोगों के डेट से लेकर सवाल आने शुरू हो गए कि सर क्या एग्जाम होगी या नहीं होगी। एग्जाम 27 जून को होती है तो बहुत बढ़िया, नहीं होती है तो और भी बढ़िया। इस पर एक विचार विमर्श करने के लिए मैं अलग से कक्षा ले लूंगा, लेकिन अभी कोई विद्यार्थी अपने दिमाग में तारीख के प्रति कोई भी विचार विमर्श नहीं करेगा। सभी लोग अपने मस्तिष्क में यह तैयारी करके सोचेंगे कि मैं तो 27 जून को ही टारगेट मानूंगा, फिर एग्जाम हो या ना हो, दुनिया रहे ना रहे, मैं रहूं ना रहूं, लेकिन एग्जाम 27 जून को मैं मानकर तैयारी कर रहा हूं। मुझे तो 27 जून को एग्जाम देना ही है। मेंटली प्रिपेयर रखिएगा। जितना ज्यादा तारीखों पर चर्चा करने वाला विद्यार्थी होगा, समझ लेना कि वो भगोड़े किस्म का व्यक्ति है। वो चाहता है कि किसी तरीके से 27 जून और टले और फिर कुछ और मौका मिले। ऐसे लोगों से बचना है तो आप तारीखों पर चर्चाएं मत करिए। लड़ाई का आगाज हो चुका है, युद्ध के मैदान सज चुके हैं, तो हम भी अपनी तैयारी को उसी रफ्तार से आगे बढ़ाएंगे जिस रफ्तार से सिलेक्शन लेने वाले चल चुके हैं। इसलिए अभी हमें और मेहनत करनी है, अभी हमें और पढ़ना है, अभी हमें और कुछ बेहतर करना है। थोड़े से दिन खराब हो सकते हैं, घर में कोई व्यक्ति बीमार है, घबराना नहीं, जिंदगी बहुत लंबी है, और घबराना नहीं कि लड़ाई भी बहुत बड़ी है। फिर भी मैं अगर एक सिंपल सी बात आपको बताना चाहूं, अगर आप अपनी जिंदगी को टटोलोगे तो ये जो सप्ताह भर के दिन है, शायद आपकी जिंदगी का केवल इतनी सी लाइन होगी। उस सप्ताह भर के कारण अपनी जिंदगी के निर्णय बदलिएगा नहीं, अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखिएगा, क्योंकि इस समय के गुजरने के बाद फिर वो समय आएगा जहां लोग तुमसे सवाल करने के लिए खड़े रहेंगे। उन सवालों के जवाब तुम्हें इसी समय को बेहतर गुजार कर निकालने हैं। इसलिए डरना नहीं है, लड़ना है। बीमारी है तो उससे भी, बीमार पेशेंट है
तो उनका मनोबल भी बढ़ाना है और अपनी तैयारी को निरंतर बनाए रखने का प्रयास करना है। एक सेकंड के लिए भी घबराना नहीं। और ऐसी समय पर जैसे मैं आपको बार बार कहता हूं, मुझे जो पंक्तियां मदद करती हैं शायद वो आपको भी मदद करेगी। विपत्ति में तुम मेरी रक्षा करो, यह मेरी आकांक्षा नहीं, लेकिन दुख के उन क्षणों में भी मेरा आत्मबल ना टूटे, यह मेरी अपेक्षा है। मुझे इतनी शक्ति जरूर मिले कि मैं उन परिस्थितियों में भी कमजोर ना पड़ूं और उन परिस्थितियों से लड़ सकूं। इतनी ताकत जरूर देना कि परिस्थितियों से लड़ सकूं। बस इतनी उम्मीद और इतनी ख्वाहिश मेरी है, यह आप ऊपर वाले से मांग सकते हैं। आइए इन्हीं शब्दों के साथ शुभारंभ करते हैं आज की कक्षा का। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात, इसका पहले का पार्ट प्लीज उसे जरूर कवर करिए, फिर इससे जुड़िएगा। 21 अप्रैल से कई सारे बैचेस फिर स्टार्ट हो रहे हैं। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट प्रोग्राम आ चुका है। 28 अप्रैल तक सब्सक्रिप्शन लेने पर 20 बुक्स और 16 महीने का सब्सक्रिप्शन प्लान मिल रहा है। एक ही सब्जेक्ट, कई सारे एजुकेटर, रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं है, ये लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस है। डाउट सेशन टीचर से सीधा हो सकता है। ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पेन ड्राइव नहीं है बल्कि लाइव प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप वैसे ही कक्षा की तैयारी कर सकते हैं जैसे ऑफलाइन में। इकलौते एजुकेटर है जो अकॉर्डिंग टू यूपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कराते हैं। 65 से ज्यादा प्रश्न प्रीलिम्स में कट पेस्ट हुए थे और 90% क्वेश्चन हमने मेंस में कट पेस्ट किए थे। स्ट्रेटजी है, पहले नोट्स बनाएंगे, रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट देंगे। कोई भी सब्सक्रिप्शन किसी भी प्रकार का अनअकैडमी पर अपने अड़ोस पड़ोस में ले रहा हो, मेडिकल से लेकर कोई भी, तो आप एमके लाइव रिफर कोड जरूर प्रेफर कराइए 10% इंस्टेंट डिस्काउंट के लिए। अब आपके पास आ चुका है किस्त के रूप में या लोन के रूप में यूपीएससी प्रिपरेशन करने का। आपको बड़े आसानी से इस प्लेटफॉर्म पर लोन भी उपलब्ध हो रहा है, जिसके माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं। और इस समय एमके लाइव रिफर कोड आपको 4 बेटर चीजें दे रहा है। 12 महीने की जगह 16 महीने का सब्सक्रिप्शन, 10% इंस्टेंट डिस्काउंट, 10,000 रुपए की किताबें फ्री और ईएमआई की फैसिलिटी। आज हम बात करेंगे लक्ष्मीकांत फाइनल की और कल हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स का सेकंड पार्ट, जिसे आप लोगों ने बेहद बेहद पसंद किया है। इस पार्ट के लिए तो मैं आप लोगों का सच में शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने इस पार्ट को इतना ज्यादा पसंद किया, इतना सराहा है कि मेरी टीम ने बहुत जल्द ही कहा है कि सेकंड पार्ट अब हमें रेडी कर लेना चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले संसदीय समितियों से। सबसे पहली हम बातचीत करेंगे संसदीय समितियां। संसदीय समितियां जो हमने पिछली बार शुरुआत की थी, आइए हम शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहले संसदीय समितियां। संसदीय समितियां 2 प्रकार की होती हैं, स्थायी समितियां, अस्थायी समितियां। स्थायी समितियां जिनके बारे में हम कहेंगे कि वह हमेशा ही आपको मिलेगी, जबकि अस्थायी समितियां किसी पर्टिकुलर टाइम पर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को या किसी पर्टिकुलर केस के लिए बनाई जाती है। हमारा मेन मकसद अभी स्थायी समितियों पर है। सबसे पहली समिति है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति क्या है भाई? इसका गठन 1950 में तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश पर किया गया था। लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। यह एक ऐसी समिति है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है। परंपरा के अनुसार इसका जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष का व्यक्ति बनता है और मंत्री समिति के सदस्य कभी नहीं होते हैं। सरकार के व्यय के अनुमानों की जांच पड़ताल प्रमुख कार्य होता है। जरा ध्यान से सुनिएगा, देखो इस पर सवाल कई बार बनते हैं और सीधे ऐसे सवाल बनेंगे। प्राक्कलन समिति संसद की एक ऐसी समिति है जो सरकार के खर्चों के अनुमानों की जांच पड़ताल करती है। इस समिति में सीएजी भी अपनी बात रखता है। इस समिति में लोकसभा के ही सदस्य होंगे। ऐसा क्यों सर, राज्यसभा के क्यों नहीं? पैसों के मामले में राज्यसभा को कोई ज्यादा शक्तियां नहीं है। वित्त विधेयक की बात आ जाए, धन विधेयक की बात आ जाए, वहां पर आप जानते हैं कि धन विधेयक में राज्यसभा को कोई शक्तियां नहीं दी गई है। बजट में भी
अगर हम बात करें तो बजट के पास होने और बजट की सारी चर्चाओं पर भी बात करें तो लोकसभा की अलग ही शक्ति दिखती है। तो जनरली जो धन विधेयक होता है, पैसों की बात होती है, तो प्राक्कलन, जैसे आप ये समझिएगा कि अपने परिवार में ये ऐसा है कि भाई मान लीजिए ज्वाइंट फैमिली है, तो ज्वाइंट फैमिली में परिवार का एक व्यक्ति ऐसा है जो खर्चों पर ध्यान देता है। जैसे सामान्य परिवारों में आप देखते हैं कि परिवार में माता या पिता कोई ना कोई होता है जो ध्यान देता है कि कोई चीज महंगी तो नहीं ले ली, सस्ता तो नहीं ले लिया, जांच पड़ताल पर गौर करती है। तो समझ जाना कि ये परिवार की प्राक्कलन समिति। जब ऐसी चीजें आपको घर के अंदर मिले ना, तो थोड़ा सा पॉलिटिकल लैंग्वेज यूज किया करो। प्राक्कलन समिति जैसा काम कर रहे हैं आप, जांच कर रहे हैं कि सरकार के जो अनुमान है वो सही है या गलत है। प्राक्कलन समिति में 30 मेंबर होते हैं, विपक्ष इसका अध्यक्ष बनता है, और इसी कारण से जब विपक्ष अध्यक्ष बनेगा तो विपक्ष हमेशा ही सरकार को शंका की नजर से देखेगा। प्राक्कलन समिति में कभी किसी मंत्री को सदस्यता नहीं मिलती है, अपने आप में एक अद्भुत सी बात है। और प्राक्कलन समिति वास्तविक रूप में सरकार के ऊपर नियंत्रण करना या कार्यपालिका के खर्चों पर नियंत्रण करने का काम करती है। दूसरी है लोक लेखा समिति। क्या खासियत है? सबसे पुरानी समिति है, कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के, 7 राज्यसभा के। अध्यक्ष विपक्ष का कोई सदस्य होगा इसमें भी। प्रमुख कार्य है, क्या सरकार ने उसी कार्य के लिए धन खर्च किया जिस कार्य के लिए उसे आवंटित किया गया था? इस पॉइंट पर गौर करिएगा। अब सरकार का जो खर्चा हुआ है, पहले तो अनुमानों की जांच प्राक्कलन ने की, अब खर्चा होने के बाद सरकार ने सही दिशा में खर्च किया या नहीं किया, सरकार का जो खर्च जिसके लिए जितना आवंटित किया गया था वो उसी विषय पर हुआ है या किसी अन्य विषय पर हुआ है, तो हम कहेंगे कि लोक लेखा समिति दोनों के दोनों लोकसभा और राज्यसभा के इसके सदस्य होंगे। सार्वजनिक उपक्रम समिति 22 सदस्य होंगे, विपक्ष का सदस्य अध्यक्ष बनता है। सरकारी उपक्रमों के लेखाओं और उन पर सीएजी के प्रतिवेदनों की जांच करना। सीएजी मतलब हमारे देश का ऑडिटर जनरल है, जो वास्तविक रूप में संवैधानिक पद है, जो जांचता है कि सरकार ने जो भी सारा कुछ किया है काम, जितने सरकार ने हिसाब किताब दिए हैं वो सही है या गलत है, एक तरीके से पुनर्मूल्यांकन करने वाला व्यक्ति समझना सीएजी। तो सीएजी के रिपोर्टों की भी ये जांच करता है सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो सरकार के जो भी हम कहेंगे कि सरकारी जितनी भी कंपनियां हैं या सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के जितने भी व्यवसाय हैं उस पर जितनी भी रिपोर्टें हैं। एससी एसटी के कल्याण संबंधी समिति में भी 30 मेंबर होते हैं, 20 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से। अधीनस्थ विधान समिति, प्रत्येक सदन के द्वारा अधीनस्थ विधान समिति गठित की जाती है। 15 सदस्य होते हैं, दोनों सदनों की अलग अलग समितियां होती। इकलौती ऐसी समिति है जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की होती है, इसे एक्चुअली कहते हैं, ध्यान से सुनना, कई बार क्या होता है कि समय नहीं होता है कानून बनाने का, क्योंकि कई सारे कुछ ऐसे मुद्दे भी आ जाते हैं जिस पर ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। तो कार्यपालिका क्या करती है कि एक मोटा मोटा खाका तैयार करके दे देती है, या मैं कहूंगा कार्यपालिका की जगह ज्यादा बेटर शब्द उपयोग करूं मैं, जो विधायिका है, जो संसद है, वो एक खाका बनाकर तैयार कर देती है और एक तरीके की समिति को सौंप देती है कि अब इसमें आप कानून भर दीजिएगा। तो एक मोटा मोटा आयाम दे देगी और उसके आधार पर कहेगी कि अब कानून इसके अनुसार बना दीजिएगा। गिलोटिन कहते हैं इसको, गिलोटिन आप लोगों ने सुना होगा। अधीनस्थ विधान समिति होती है ये। अब अस्थायी समितियां, तदर्थ समितियां, कुछ जांच समितियां होती है। जैसे मान लीजिए कि किसी सांसद ने संसद में कोई गलत जानकारी दे दी और वो सरकार का सदस्य निकला या विपक्ष का, तो उसके खिलाफ जांच करनी है कि वो जो बताया गया वो सही था या गलत था। तो कुछ जांच समितियां, ये परमानेंट नहीं होती है, समय समय पर बनाई जाती है। और दूसरी विशेष प्रकार के किसी कानून के मामले में, जैसे मान लीजिए कि बहुत लंबे समय से किसी पर्टिकुलर मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है, तब उस गतिरोध को दूर करने के लिए कोई उपाय नहीं मिल रहे हैं, तब ऐसी सिचुएशन में संसद एक समिति का गठन कर देती है। जैसे महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई बार संसदीय समिति बनाई जाती है, कई बार पब्लिक जो डेप्ट है, सार्वजनिक ऋण है, मतलब सरकार ने जो जनता से उधार लिया है उस पर समिति बनाई जाती है। कई बार जैसे भी कोरोना का दौर चल रहा है,
तो क्या हमारी स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? सलाहकारी समितियां कि भाई कोई विशेषज्ञ टीम ना सही, आप एक सांसद होने के नाते क्या सलाह देंगे कि हमें क्या कदम उठाने चाहिए उस मसले पर? तो कुछ जांच समितियां बनाई जाती है, कुछ सलाहकारी समितियां बनाई जाती है, समय समय पर यह बनती रहती है। अब आते हैं संसदीय मंच। वर्तमान में कुल 8 संसदीय मंच कार्यरत हैं। संसदीय मंच क्या होते हैं? अगर हम एक सिंपल सी बात करें तो एक तरीके का ये फोरम है जो संसद को अलग अलग विषयों पर विशेषज्ञता और केस स्टडी के रूप में बातें बताता है। जैसे क्या होता है कि भाई किसी अलग अलग कंट्रीज में भी संसदीय व्यवस्था है, तो वहां की संसदीय व्यवस्था में किसी पर्टिकुलर मुद्दे को हल करने के लिए क्या किया गया, तो एक हम कहेंगे कि रचनात्मक बातचीत होती है। उस बातचीत के आधार पर सरकार को सलाह दी जाती है, उस बातचीत के आधार पर संसद के सामने कुछ मुद्दे रखे जाते हैं। तो हमारे देश में अभी वर्तमान में कुल ऐसे 8 संसदीय मंच है। जल संरक्षण और प्रबंधन पर संसदीय फोरम, युवाओं पर संसदीय फोरम, बच्चों पर संसदीय फोरम, जनसंख्या जन स्वास्थ्य पर संसदीय फोरम, ग्लोबल वार्मिंग जलवायु परिवर्तन पर संसदीय फोरम, आपदा प्रबंधन पर संसदीय फोरम और सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य जिसे हम कह सकते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो कि 2002 में आए थे, उन पर बनाया गया था। लेकिन जनरली इनके बारे में आप लोगों में से कई लोगों ने आज पहली बार ही सुना होगा। जनरली इनके बारे में इसलिए चर्चाएं नहीं होती है क्योंकि यह केवल और केवल बहुत ही हल्की पुल्की सलाह वाली बातों को ही बताते हैं। रियल में इनको इतना सीरियस हमारे संसदीय व्यवस्था में तो मैंने नहीं देखा है कि इनको कुछ ज्यादा ही सीरियस लिया गया हो। हाँ, संसदीय स्थायी समितियों को, अस्थायी समितियों पर आपको कई बार मीडिया में बहस मिलेगी क्योंकि उन पर कई बार चर्चाएं होती हैं। लेकिन संसदीय फोरम में से कई लोग तो ऐसे भी होंगे जिन्होंने आज कहा होगा कि सर आज ही हमें पता चला कि संसद में फोरम भी होते हैं, कुछ ऐसे मंच भी होते हैं जिस पर अलग अलग विषयों पर चर्चाएं होती हैं। वास्तविक रूप में यह विकसित देशों में ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर विशेषज्ञ लोगों के माध्यम से इन कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास किया जाता है और संसद का एक व्यक्ति, एक प्रतिनिधि उनको पूरी तरह से डायरेक्ट करता है कि भाई जो भी आप बताओगे मैं आपके सारी बातों को वहां तक रखूंगा। किसी विशेष विषय के संबंध में उच्च स्तरीय चर्चा के लिए नीति निर्माताओं को मंच प्रदान करता है। अधिकतम सदस्य 21 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के। कार्यकाल सदस्यों के सदन की सदस्यता पर आधारित है। जितना सदन का सदस्य का कार्यकाल है, मान लो राज्यसभा के सदस्य के अब 2 साल का कार्यकाल रहा है तो 2 साल तक फोरम में रहेगा। सभी फोरम के अध्यक्ष होंगे लोकसभा का ही अध्यक्ष, किंतु जनसंख्या और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर गठित फोरम का अध्यक्ष राज्यसभा का सभापति होता है। ध्यान से देखना, ये जितने फोरम है सभी का अध्यक्ष लोकसभा का जो सभापति, लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो है। बस एक ही ऐसी जगह है जहां राज्यसभा का सभापति अध्यक्ष बनता है, वो है जनसंख्या और जन स्वास्थ्य पर संसदीय फोरम। मैं जरा एक बार कमेंट्स के रूप में जानना चाहूंगा, ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें आज पहली बार पता चला कि संसदीय फोरम नाम से 8 मंच हैं, जिनमें से 7 मंच का अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष, 1 मंच का अध्यक्ष राज्यसभा का सभापति होता है और यह 31 लोग होते हैं, 21 और 10। कितने लोग ऐसे जिन्हें आज पहली बार, क्योंकि समितियां तो मुझे पता है कि मैंने पढ़ाई भी थी, बहुत बार समझाई भी थी। बहुत सारे लोग नए हैं, धन्यवाद धन्यवाद। चलो कोई बात नहीं, इसी बहाने मतलब ये रिवीजन में पता चल जाएगा। फिर आते हैं संसदीय समूह। संसदीय समूह एक स्वायत्त निकाय है, 1949 में संविधान सभा के एक प्रस्ताव के द्वारा स्थापित है। ये अध्यक्ष होता है लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष लोकसभा का उपाध्यक्ष एवं राज्यसभा का उपसभापति, दोनों उपाध्यक्ष होते हैं। दोनों सदनों के सदस्य और भूतपूर्व सांसद भी इसके सदस्य बनते हैं। एक ऑटोनॉमस बॉडी है जिसका अगर हम बात करें तो संसदीय समूह के रूप में हम जिसे कहते हैं, इसमें पुराने सांसद भी रहते हैं सदस्य के रूप में। वर्तमान के लोकसभा के अध्यक्ष इसके अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा का जो उपाध्यक्ष और राज्यसभा का उपसभापति है, सभापति नहीं, उपसभापति इसका उपाध्यक्ष होता है।
और एक तरीके से जैसे नहीं होता है भाई पुराने स्कूलों में, जैसे हमारी स्कूल जो है उन स्कूलों में पूर्व विद्यार्थियों परिषद होती है, पूर्व विद्यार्थी परिषद। कुछ समझ जाइएगा कि ये पूर्व विद्यार्थी परिषद मतलब पुराने सांसदों और नए सांसदों के बीच में एक तरीके से कम्युनिकेशन चीजों को बताने के लिए बनाया जाता है। काम वाम करते कुछ नहीं है इसमें। अब आते हैं न्यायपालिका पर। भारत में त्रिस्तरीय न्यायपालिका है, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। और भारत की जो न्यायपालिका है वो एक तरीके से यूनियन प्रकार के, यूनियन मतलब जो भी सर्वोच्च न्यायालय कहेगा उसी के तहत उच्च न्यायालय भी काम करते हैं, क्योंकि उन्हीं के जो निर्णय आते हैं वो कानूनों के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। पर जैसे कि अगर हम बात कर ले अमेरिका की या बाकी जगह की जहां पर फेडरल सिस्टम है, जहां पर हम कहते हैं कि संघीय व्यवस्था है, हमारी संघीय व्यवस्था थोड़ी अलग है, तो वहां पर उच्चतम न्यायालय की बात अलग है और हाई कोर्ट की बात अलग है। वो दोनों लगभग फ्रीडम माने जाते हैं एक दूसरे से। भारत की न्यायपालिका एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था है। इसका काम विधियों की व्याख्या करना, न्याय करना है। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में भाग 5 में अध्याय 4 अनुच्छेद 124 से 147 तक बताया गया है। उच्च न्यायालय के बारे में भाग 6 अध्याय 5 अनुच्छेद 214 से 237 के बीच में बताया गया है। और अधीनस्थ न्यायालय के बारे में भी भाग 6 में बताया गया है, अध्याय 6 अनुच्छेद 233 और 237 तक में। अब एक और बात यहां मैं आपको बताना चाहूंगा, जनरली इन दोनों को एक साथ ही लेना, क्योंकि इन दोनों की बातें लगभग एक जैसी है। जैसे इसके अंदर जो कोर्ट में जज होंगे उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति, उनको हटाना राष्ट्रपति संसद। अगर हम इनकी बात करें कि इनकी सारी सेवाएं, इनकी सारी बातें केंद्र के माथे रहेगी। राज्य के लिए होता है अधीनस्थ, राज्यपाल की भूमिका अधीनस्थ न्यायालयों में आती है। जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारे देश में विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो या कोई भी राज्यसभा राष्ट्रपति के चुनाव हो, वो केंद्रीय चुनाव आयोग करता है। पंचायतों के चुनाव, नगर निगमों के चुनावों के लिए राज्य चुनाव आयोग बनाया गया है। क्या होता है कि जनरली हाईकोर्ट का नाम सुनते ही कई लोगों को राज्य की बात याद आ जाती है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि यहां राज्य का कंट्रोल होगा। नहीं, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जनरली केंद्र की भूमिका ज्यादा रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। और अब सुप्रीम कोर्ट ने एक परंपरा तय करवा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय में डिक्लेयर कर दिया है, जो भी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा वो सीनियर जज ही बनेगा। जरा एक बार कमेंट्स करिएगा, ऐसा कब हुआ था कि भारत में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाए गए थे वो सीनियर की जगह पर जूनियर जज को ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया था? जरा तेजी से कमेंट्स करेगा, कितने लोगों को बातें याद हैं? बिल्कुल मिल जाएगी। पीडीएफ सब चीजों की अपडेट कर दी गई है ग्रुप में। आप लोग ग्रुप को थोड़ा सा देख लिया करिए, कई बार ग्रुप में अपडेट मिल जाते फिर भी आप नहीं देखते उसे। बिल्कुल, केशवानंद भारती मामले के निर्णय के बाद इंदिरा गांधी ने 4 सीनियर जज को हटाकर 5वें जज को चीफ जस्टिस बना दिया था। पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ताकत उसके बाद बढ़ती गई है, केशवानंद भारती मामले के बाद तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे बढ़ती चली गई। देखना, मेरा चित्र आपको समझाने की कोशिश करेगा। केशवानंद भारती मामले के बाद सुप्रीम कोर्ट की ताकत, सुप्रीम कोर्ट केशवानंद भारती मामले के बाद ऐसा होता चला गया, बहुत शक्तिशाली हो गया है अब। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया था भाई कि कोई भी सबसे सीनियर जज ही बनेगा, यहां पर राष्ट्रपति की कोई मर्जी नहीं चलेगी। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के रूप में हमेशा वरिष्ठतम न्यायाधीश को नियुक्त किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा कोलेजियम सिस्टम के आधार पर की जाएगी। कोलेजियम से घबराना नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। कोलेजियम का मतलब होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और कुछ और जज, 2 से 3 जज, इसको कोलेजियम नाम देते हैं। तो आप लोग कहेंगे कोलेजियम मतलब कोई अद्भुत होगा, कोई अद्भुत नहीं है। 4 जज है कोलेजियम में बैठे हुए जो राष्ट्रपति को बताएंगे। और यहां सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय क्या दिया है, ध्यान से सुनना, राष्ट्रपति को यह निर्णय बाध्यकारी रहेगा।
कोलेजियम जिसको कहेगा कि उसे सुप्रीम कोर्ट का जज बनाइए, वो मानना ही पड़ेगा। यहां भी राष्ट्रपति अब कुछ नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी। आपको पता होगा ना, 99वां संविधान संशोधन कोलेजियम की लाइन हटाकर वहां लिख दिया था न्यायिक, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग। सुप्रीम कोर्ट ने खुद मतलब संज्ञान लेते हुए कहा कि ये न्यायपालिका के मामले में हस्तक्षेप है, तो जरा इस पर भी गौर करिएगा। 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस संशोधन अधिनियम को संविधान के मूल ढांचे के उल्लंघन के आधार पर शून्य घोषित कर दिया। जरा तेजी से कमेंट्स करिएगा। मूल ढांचा शब्द क्या मूल संविधान में है? क्या मूल ढांचा शब्द मूल संविधान में है? यस और नो के बीच में तेजी से कमेंट्स करना। क्या मूल ढांचा शब्द मूल संविधान में है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 2020 में यूपीएससी ने यही सवाल पूछा था, मूल ढांचा जो मूल संविधान का हिस्सा है? तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी कोई गंदी बात संविधान में लिखी हुई नहीं है। सर आप गंदी बात करें, भाई गंदी बात नहीं कह रहा हूं, पर मैं कह रहा हूं कि ऐसी कोई बात नहीं थी। ये बात बनाई गई है। और कब बनाई गई है? 1973 24 अप्रैल के दिन। सर तारीख भी याद है क्योंकि 20 अप्रैल है, 4 दिन के बाद ही 24 अप्रैल। 24 अप्रैल के दिन केशवानंद भारती मामले का रिजल्ट सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी संशोधन संसद कर सकता है, लेकिन मूल ढांचे में बदलाव नहीं आना चाहिए। संसद ने एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से संसद को इस बात को बताने की भी कोशिश की वास्तविक रूप में कि भाई संसद कुछ भी संशोधन नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है कि आपका मूड हुआ तो आप संविधान ही बदल दो। और अच्छा भी रहा वो सही बात भी रही। बताओ क्यों? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो शायद संविधान संसद के हाथ की कठपुतली बन जाता और फिर जब चाहे संसद संविधान को बहुत बार चेंज कर पाती। तो मेरे हिसाब से 24 अप्रैल 1973 में केशवानंद भारती मामले के माध्यम से ही सही एक चीज अच्छी हुई कि हमारे देश के नेताओं को यह क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि तुम नेतागिरी कितनी भी कर लो, चलना तो तुम्हें संविधान के अनुसार पड़ेगा। तो मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है यह निर्णय नेताओं की अपनी मनमर्जी पर कितना प्रतिबंध लगा पाया? और एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि आप लोगों ने भी फील किया होगा, मुझे लगता है आप लोगों को भी महसूस होता होगा कि अगर ये केशवानंद भारती मामला नहीं होता और ये मूल ढांचा शब्द नहीं होता तो अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि संविधान की किताब 3-4 बार बदल चुकी होती। और जब मोदी जी आए हैं तो अंदाजा लगा सकते हो कि क्या क्या हो सकता है। जिन्होंने योजना आयोग की जगह नीति आयोग लाया, बहुत सारे बदलाव कर दिए हैं। तो अच्छा हुआ कि 24 अप्रैल 1973 को इसी बहाने हमारी वो संविधान की बहुत अच्छी किताब, बेहतर किताब जिसमें लिखे गए सारी बातें एक आदर्शवादी देश का निर्माण करते हैं, सही तरीके से सेट हो गई। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के रूप में हमेशा वरिष्ठतम न्यायाधीश को नियुक्त किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा कोलेजियम सिस्टम के आधार पर होगी। हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के बाद होगी। राज्यपाल से परामर्श किया जाता है लेकिन राष्ट्रपति नियुक्त करता है। जिला न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर की जाएगी। जरा इस पॉइंट को याद कर लेना क्योंकि यह थोड़ा कंफ्यूजन वाला पॉइंट होता है एग्जाम हॉल में। जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति लाल लियो, जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के आधार पर की जाती है। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता है किसी हाईकोर्ट का कम से कम 5 वर्ष तक जज रहा हो या किसी हाईकोर्ट में या किसी हाईकोर्ट में कम से कम 10 साल तक वकील रहा हो या राष्ट्रपति की राय में एक कानूनी विशेषज्ञ हो। न्यूनतम आयु की कोई योग्यता नहीं है। उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में
विधि विशेषज्ञ को न्यायाधीश नियुक्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। जरा इस पॉइंट पर गौर करेंगे सभी लोग। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए 5 साल हाई कोर्ट का या तो एक्सपीरियंस हो या वकील भी चल जाता है, या ये दोनों ही ना हो पर उसके पास LLB की डिग्री हो और वो जानकार हो राष्ट्रपति के अनुसार। पर राष्ट्रपति की चलती नहीं है, आपको मैंने बता दिया, नाम मात्र के लिए राष्ट्रपति, जो कोलेजियम कहेगा वही जज बनता है। कोलेजियम जो कहता है वही जज बनता है। यहां एक पॉइंट बताना चाहूंगा मैं। कई लोग आप में से वकील और एडवोकेट मतलब लॉयर और एडवोकेट के रूप में कंफ्यूजन हो जाता होगा। तो लॉयर मतलब वकील और एडवोकेट मतलब अधिवक्ता, हिंदी में अगर मैं कहूं तो। जो मेरी समझ है मैं अपने अनुसार बताने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे नहीं पता कि हो सकता है कुछ LLB किए हुए बच्चे भी होंगे। जनरली जिनके पास लॉ की डिग्री होती है, जनरली जिसके पास लॉ की डिग्री होती है, LLB की डिग्री होती है ना, उन्हें वकील लॉयर कहते हैं। पर जो किसी कोर्ट में प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, जो किसी कोर्ट में एक बतौर वकील के रूप में पेश होने लग जाते हैं, तो अब उन्हें अधिवक्ता कहते हैं। अधिवक्ता कहते हैं। अब उन्हें एडवोकेट कहा जाता है। तो लॉयर तब तक है जब तक वह कोर्ट में नहीं आते। जैसे मान लो मैंने लॉ की डिग्री ली, मैंने लॉ की पढ़ाई की, लेकिन मैंने कभी अपनी जिंदगी में कोई केस नहीं लड़ा, तो मैं जिंदगी भर वकील हूं। लेकिन कोई व्यक्ति ने लॉ की डिग्री की और कुछ समय के बाद अब वो प्रैक्टिस कर रहा है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और केस भी लड़ता है, तो अब वो अधिवक्ता बन चुका है, अब वो एडवोकेट बन चुका है। तो अब वो लिखेगा एडवोकेट। एडवोकेट। कितने लोगों को आज पहली बार पता चल गया लॉयर और एडवोकेट का डिफरेंस? कि लॉयर का मतलब होता है कि केवल डिग्री धारक है, नॉलेज रखता है, डिग्री धारक है। पर एडवोकेट का मतलब है कि प्रैक्टिस करता है, प्रैक्टिस करता है। और ये जो बैरिस्टर शब्द उपयोग किया जाता है, बैरिस्टर, ये बैरिस्टर केवल लंदन वाले लोग उपयोग करते हैं अपनी डिग्री के लिए, अलग जैसे डिग्री के लिए। तो ये जो बैरिस्टर लोग हैं, ये बैरिस्टर लोग विशेष रूप से लंदन की डिग्री, इसलिए गांधी जी को बैरिस्टर कहते थे क्योंकि गांधी जी ने वहां से डिग्री की थी। तो वहां की जो डिग्री होती है उनका नाम ये बैरिस्टर वाली डिग्री, जैसे MBA में मैनेजमेंट की डिग्री होती है वैसे उसको बैरिस्टर की डिग्री कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का कार्यकाल अधिकतम 65 वर्ष की आयु। जरा ध्यान से देखना, ऐसा नहीं है कि अधिकतम 6 साल तक, ये कंफ्यूजन करता है पॉइंट एग्जाम हॉल में। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को 65 साल तक, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में 10 साल रहे, 11 साल रहे, 15 साल रहे, जब तक कि 65 साल की उम्र नहीं होगी तब तक सुप्रीम कोर्ट का वो न्यायाधीश रहेगा। धीमे धीमे जैसे जैसे उसका नंबर आएगा वो चीफ जस्टिस भी बन सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का ऐसा नहीं है कि 6 साल का कार्यकाल, 5 साल का कार्यकाल। इस पॉइंट को नोट करेंगे सभी लोग। नोट मतलब लिखेंगे नहीं, दिमाग पर दबाव डालते हुए कहेंगे कि ध्यान से सुनना है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का कोई 6 साल 5 साल का कार्यकाल नहीं, जब तक 65 साल की उम्र कंप्लीट नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित कर राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है। बिल्कुल कठिन है ये, ध्यान से सुनना। मतलब सोचो कि ज्वाइंट संयुक्त बैठक नहीं है, लोकसभा के 2/3 और राज्यसभा के 2/3। जरा इसे आंकड़ों के रूप में बताना चाहूंगा मैं। 545 2/3। तो इसको थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं। तो 3 से एक बार बच गया 2, 3 8 24, 181। तो लगभग हम कह सकते हैं 362 राज्यसभा के सदस्यों ने हाँ कहना, लोकसभा के सदस्यों ने हाँ कहना चाहिए और 245। तो 245 मतलब लगभग 162 राज्यसभा के लोगों ने हाँ कहना चाहिए, तब जाकर किसी भी जज को हटाया जा सकता है। तो इतना सरल नहीं है 2/3 लोगों को जमा करना। एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, मुझे बताइएगा, हमारे देश में ये कई बार विडंबना की स्थिति बन जाती है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो जज के पद पर बैठ जाए और गलती से भी कोई भ्रष्ट व्यक्ति सामने आ जाए
तो हटा पाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है, बहुत मुश्किल। मतलब इतना आसान नहीं है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि इतना उच्च पद है और उस उच्च पद के लिए इतनी सुरक्षा रखी, लेकिन यह भी तो रखना चाहिए था कि अगर कोई गलत आदमी आ जाए तो कैसे हटाया जाए, तो बहुत कठिन हो जाता है। आप सोचिए ना, 362 और 162 बहुत बड़ा आंकड़ा है, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। लोकसभा और राज्यसभा के नजरिए से देखोगे तो बहुत बड़ा आंकड़ा बन जाता है ये। सुप्रीम कोर्ट की प्रारंभिक अधिकारिता केंद्र और राज्य अथवा दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवादों की सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट। सर ये प्रारंभिक अधिकारिता मतलब, प्रारंभिक अधिकारिता का मतलब ये मान के चलिएगा कि पहला राइट्स कहिए या एक्सक्लूसिव पावर, ये चीज किसी दूसरे कोर्ट में नहीं जा सकती। सर कौन सी चीज? केंद्र और राज्य के बीच में किसी मुद्दे पर झगड़ा हो, जैसे कि केंद्र सरकार और अभी दिल्ली की सरकार के बीच में विवाद आया, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। केंद्र सरकार महाराष्ट्र की सरकार के बीच में झगड़ा आ जाए, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। दो राज्यों की सरकारों में झगड़ा आ जाए, सुप्रीम कोर्ट को। और कहीं नहीं जा सकते, और कहीं नहीं जा सकते। ये केवल, शब्द पर गौर करना, केवल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही होगा। हाईकोर्ट में विचाराधीन कोई ऐसा मामला जिसमें संविधान अथवा कानून की व्याख्या का प्रश्न शामिल हो, तो हाईकोर्ट इस प्रकार के मामले को सीधे सुप्रीम कोर्ट भेज सकता है, अथवा सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामले में सीधे अपने पास अपील करने की अनुमति दे सकता है। कोई ऐसा मुद्दा जिसमें आपको लग रहा हो कि वो संविधान से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट उसे अपने पास मंगवा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय भारत में कानून की तरह होते हैं। जरा ध्यान से सुनना अब मेरी बात, कितने आप लोग मेरी बात समझ पाए। हमारे देश में कानून बनाना कितना कठिन काम है, ध्यान से सुनो। पहले उस कानून को लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, फिर उस पर बहस होगी, चर्चाएं होगी, बातचीत होगी, फिर उसका प्रस्ताव पारित करवाया जाएगा। जब वह एक सदन से पारित हो जाएगा तो दूसरे सदन भेजा जाएगा। जब दूसरे सदन से पारित हो जाएगा तो वो राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। जब राष्ट्रपति महोदय साइन कर देंगे तब जाकर वह भारत में एक कानून के रूप में बनेगा। और आप भी इस बात पर गौर कर रहे हैं, इधर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, इधर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया और वो कानून बन गया। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय, तो आप समझ पा रहे हैं कि मतलब एक तरफ पूरी संसद है और एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है। अब शायद आप लोगों को लगता होगा कि माय गॉड, सुप्रीम कोर्ट तो भयानक शक्तिशाली है, केवल डिसीजन दिया और बन गया कानून, डिसीजन दिया और बन गया कानून, अद्भुत है ये। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के पास शक्ति के मामले में देखा जाए तो अद्भुत शक्तियां हैं। और इसी कारण से कई बार कई सारे बड़े मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट कई प्रकार की बातों को प्रस्तुत करती हैं। तो केंद्र राज्य, दो राज्य के बीच में भी विवाद जो होंगे वो सुप्रीम कोर्ट ही जाएंगे। एक बताना, अगर मान लो दो राज्यों के बीच में नदी जल विवाद हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे कि नहीं, बस इतना कहना मुझे, यस और नो। दो राज्यों के बीच में नदी विवाद, लाल लालियो, दो राज्यों के बीच में नदी विवाद हो तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे कि नहीं, यस और नो। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बड़ी खुशी हुई। मतलब कई सारे लाल लाली जितने भी कक्षा में हैं, मैं देख सकता हूं कि 70% सीरियस है। जिन लोगों ने नहीं लिखा है, बहुत खूबसूरत। आप बता सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा सकते नदी जल विवाद में? सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। जिन लोगों ने यस कहा है ध्यान से सुनना लाल लालियो, नदी जल विवाद में सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जाने की जगह कौन सा आर्टिकल है जो बताता है ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल कौन सा आर्टिकल है जो नदी जल विवाद के मामलों के लिए बताता है कि यहां एक ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा और वही ट्रिब्यूनल तय करेगा कि उसका निर्णय क्या होगा। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। 262 या 263, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत मतलब अच्छी बात यह है कि अब आप लोगों के अंदर में पॉलिटी भर गया है। तो दो राज्यों के बीच में कोई और मुद्दे हो तो चलेगा, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन नदी वाले मुद्दे पर नहीं जा सकते।
कोई ऐसा सिविल मामला जिसमें कानून के व्यापक महत्व का प्रश्न निहित हो, अथवा कोई ऐसा आपराधिक मामला जिसमें अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय पलटते हुए हाईकोर्ट ने किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया हो, तो इस प्रकार के मामलों की सुनवाई सीधे सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जा सकती है। ऐसा आर्टिकल 133 और 134 में लिखा गया है। 137 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय की सुप्रीम कोर्ट पुनः समीक्षा कर सकता है। केवल इस पॉइंट पर नोट करना, सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दिया तो उस पर केवल सुप्रीम कोर्ट समीक्षा करेगा। आर्टिकल 141 सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया निर्णय संपूर्ण भारत में कानून की तरह स्वीकार किया जाएगा और सभी न्यायालय उस निर्णय के आधार बनाकर फैसला सुना सकेंगे। आर्टिकल 143 राष्ट्रपति संवैधानिक मामलों पर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श कर सकता है। परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं है। यह जरा पॉइंट भी याद रखना है। राष्ट्रपति को यदि किसी मुद्दे पर लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की मदद मिलनी चाहिए, तो राष्ट्रपति संवैधानिक किसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मशवरा कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति उस मशवरे को मानने के लिए बाध्य नहीं है। आर्टिकल 137 कहता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय की सुप्रीम कोर्ट में पुनः समीक्षा की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों में जैसे कि हमने बातचीत की। फिर न्यायिक समीक्षा, आर्टिकल 13 और अनुच्छेद 32 के संयुक्त प्रभाव के माध्यम से भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त की है। जरा इस पॉइंट पर गौर करना, मैं फिर समझा दे रहा हूं, एक बार मुझे बताना कमेंट्स करके बस, क्या हमारे मूल संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में कोई विस्तृत बात लिखी हुई है कि न्यायिक पुनरावलोकन, ऐसा स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि न्यायिक पुनरावलोकन सुप्रीम कोर्ट करेगा? यस और नो? क्या हमारे संविधान में, मूल संविधान में सुप्रीम कोर्ट में के बारे में ऐसा लिखा हुआ है कि न्यायिक पुनरावलोकन करेगा? देखो ध्यान से सुनना, पुनरावलोकन वाली बात नहीं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। 132 के तहत लिखा है कि व्याख्या करेगा। व्याख्या, भाई व्याख्या करना क्या है? अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत बारीक अंतर बता रहा हूं। पुनरावलोकन ऐसा कहीं नहीं लिखा है मूल संविधान में। संविधान में ऐसा पुनरावलोकन नहीं, व्याख्या की बात है। व्याख्या का मतलब यह होता है कि भाई जहां पर संविधान में लिखी गई कोई बात समझने में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही हो, किसी भी प्रकार के संविधान की बात का वर्णन हम नहीं कर पा रहे हो, तो वहां पर यह महोदय हमें बताएगा कि इस लाइन का मतलब क्या है। जैसे मैं आपके सामने आता हूं कि देखो बेटा, अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आऊंगा और मैं समझाऊंगा, तो यह व्याख्या है। और यह ताकत संविधान ने मूल रूप से सुप्रीम कोर्ट को भी दी हुई है और हाई कोर्ट को भी दी हुई है। तो सर फिर पुनरावलोकन क्या है? पुनरावलोकन का मतलब होता है कानून को चेक करना कि तुम्हारा कानून संविधान के अंतर्गत है या नहीं है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट किस आधार पर न्यायिक पुनरावलोकन करता है भाई? किस आधार पर? तो रियलिटी में मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट केवल इस आधार पर न्यायिक पुनरावलोकन कहता है कि मैं चेक करूंगा कि तुमने जो कानून बनाया, तुमने मतलब लोकसभा ने पारित किया, राज्यसभा ने पारित किया, राष्ट्रपति ने पारित किया, तुमने ये जो कानून बना दिया है, ये कानून मैं चेक करूंगा कि वो कानून गलत तो नहीं। हमने पूछा तुम्हें किसने कहा चेक करने के लिए, कहीं लिखा है क्या? तो उन्होंने कहा आर्टिकल 13 पढ़ो, आर्टिकल 13 पढ़ो। और 13 में क्या लिखा हुआ है? 13 में लिखा हुआ है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता जो नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन करता हो। देख रहे हो कनेक्शन कैसा जुड़ा? तो ये पॉइंट थोड़ा सा देखना, कनेक्शन जोड़े कैसे जा रहे, लॉजिक कैसे बिठाया जा रहा है। तो भाई मुझे तो देखना पड़ेगा। तो हमने कहा ठीक है, संविधान ने ऐसा लिख दिया कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों का हनन करता हो, पर यह कहां लिखा है कि तुम जांचोगे? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा 32 में लिखा हुआ है कि अगर किसी व्यक्ति के कोई अधिकार छीने जाएंगे तो उसके लिए मैं खड़ा रहूंगा, मैं। इसलिए
तेरा की बात के लिए मैं आऊंगा चेक करने के लिए। तेरा की बात को चेक करने कौन आएगा? मैं आऊंगा, और इसलिए पुनरावलोकन करूंगा। मैं पुनरावलोकन करूंगा, फिर से देखने आऊंगा तुम्हारे कानून को कि तुमने जो कानून बनाया वो संविधान के दायरे का है या तुमने संविधान के दायरों का उल्लंघन किया है। क्या लाल लालियो आज व्याख्या और पुनरावलोकन समझ में आ गया है? व्याख्या और पुनरावलोकन समझ में आया, और यह बात भी समझ में आई है कि सुप्रीम कोर्ट को तो मूल संविधान में पुनरावलोकन वाली कोई बात ऐसी स्पष्ट लिखी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को लिखा गया है 132 में कि व्याख्या करेगा, लेकिन पुनरावलोकन नहीं करने की बात कही। लेकिन पुनरावलोकन फिर भी सुप्रीम कोर्ट करता है इस आधार पर, और इसी आधार पर केशवानंद भारती मामला हुआ था, और इसी आधार पर फिर एक नया आधार बनाया गया, और वो आधार है मूल ढांचा। मतलब कहानी की शुरुआत यहां से हुई लाल लालियो, यहां से कहानी की शुरुआत हुई, और मूल ढांचा शब्द है ना, इन्हीं दो आर्टिकलों की देन है। 13 और 32 ही है जिसके कारण मूल ढांचा आया है, क्योंकि 13 के नाम पर 32 के नाम पर लोग पहुंचे, और लोगों के पहुंचने पर सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचा शब्द गढ़ा है। क्या कहानी समझ में आ रही है कि पुनरावलोकन की शक्ति कैसे मिलती है? इस तरीके से। बाकी 132 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को भारतीय संविधान की व्याख्या के साथ ही विधि की व्याख्या करने की शक्ति है। व्याख्या करने का मतलब पुनरावलोकन नहीं होता है। व्याख्या करने का मतलब है कि भाई हमें समझाओ, हमें सरल भाषा में बताओ कहना क्या चाहते हो, हमें यह बताओ कि इसका मतलब क्या है। पर यह जनाब कह रहे हम चेक भी करेंगे, तो वो पुनरावलोकन है। इसी प्रकार अनुच्छेद 228 भी राज्यों के उच्च न्यायालय को विधि की व्याख्या हेतु शक्ति देता है। व्याख्या करने की ताकत दोनों को दी है। न्यायिक पुनरावलोकन के क्रम में सुप्रीम कोर्ट 5 बातों का परीक्षण करता है। संसद द्वारा पारित किसी कानून से मूल अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, संविधान द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, संसद द्वारा क्षेत्राधिकार संबंधी जितना संसद को शक्ति दी है उससे ज्यादा तो शक्ति का उपयोग नहीं कर रहा है, संविधान के अन्य प्रावधानों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, विधि के शासन और संविधान की सर्वोच्चता का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। इसे याद कर लेना है। पुनरावलोकन में यह चेक किया जाता है कि तुम्हारा यह कानून मूल अधिकारों का हनन तो नहीं कर रहा है, संविधान के अंतर्गत है, संविधान से बड़ा बनने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। और अब अगर आप जोड़ना चाहो तो एक और जोड़ सकते हो, मूल ढांचा। और अब क्या जोड़ सकते हो आप? इन सभी बातों की जगह पर एक ही बात, 100 सुनार की एक लोहार की, एक ही बात, मूल ढांचे का तो उल्लंघन नहीं कर रहा है, मूल ढांचे का तो उल्लंघन नहीं कर रहा है। न्यायिक सक्रियता का तात्पर्य न्यायालय की उस भूमिका से है जिसके तहत वह विधायिका और कार्यपालिका को अपने संवैधानिक दायित्वों का पालन करने के लिए आदेश देता है। भारत में न्यायिक सक्रियता के सिद्धांत को 1970 के दशक के मध्य में जनहित याचिका PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के माध्यम से विकसित हुई। न्यायमूर्ति VR कृष्णा अय्यर, PN भगवती, न्यायमूर्ति O चिन्नप्पा रेड्डी और न्यायमूर्ति DA देसाई ने देश में न्यायिक सक्रियता की नींव रखी। ये वो न्यायाधीश है जो 1980 के दौर में लोगों को रिक्वेस्ट करते थे कि कोई ऐसा मुद्दा लेकर आ जाओ जिसमें आपको लगता है कि हमें हस्तक्षेप करना चाहिए, और फिर वह कार्यपालिका और विधायिका को आदेश देंगे कि आप ऐसा नहीं कर सकते। भारतीय जनहित याचिका पर आते, भारतीय संविधान या किसी कानून में परिभाषित नहीं है। ये PIL वाली बात संविधान में नहीं है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार का कोई उदाहरण भी नहीं है। यह भारत की अपनी मौलिक अवधारणा है। जनहित याचिका सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए मुकदमे का प्रावधान है। इसमें यह आवश्यक नहीं कि पीड़ित पक्ष स्वयं अदालत में जाए, किसी भी नागरिक या स्वयं न्यायालय द्वारा पीड़ित के पक्ष में दायर की जा सकती। इस पॉइंट को जरा ध्यान से सुनना लाल लालियो। PIL, आप PIL जिस व्यक्ति के साथ कोई घटना हुई वो खुद नहीं दायर करे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वो चाहे तो उसकी जगह कोई और भी दायर कर सकता है। जॉली LLB वाला पहला याद करो, जॉली LLB वाला पहला पार्ट याद करो लाल लालियो।
जिसमें अरशद वारसी न्यूज़पेपर पढ़ पढ़कर एक PIL डाल देते हैं। बात याद आई, PIL, जबकि अरशद वारसी का तो मतलब वो वकील के तौर पर तो उस मामले से कोई लेना देना नहीं था। तो कोई भी व्यक्ति PIL दायर कर सकता है किसी भी मुद्दे पर। जैसे मैं 2 दिन से देख रहा हूं, दिल्ली की कोई कपल था जिन्होंने पुलिस के साथ बहुत बदतमीजी से बातचीत की। अब हो सकता है उनके पास कुछ वकील पहुंच जाएंगे और कहेंगे PIL दायर करो, देखो हम कैसे काम करवाते हैं पुलिस वालों का। तो PIL कोई भी दायर कर सकता है। स्वयं कई बार मतलब सुबह सुबह अखबार पढ़ा, जज ने चले गए कोर्ट में और कहा इस मुद्दे पर हम अपना निर्णय दे रहे हैं, PIL। फिर जुडिशियल रिस्ट्रेंट, न्यायिक संयम। न्यायिक संयम न्यायिक व्याख्या का एक सिद्धांत है जो न्यायाधीशों को स्वयं अपनी शक्तियों के प्रयोग को सीमित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह जोर देता है कि जब तक विधियां स्पष्ट रूप से असंवैधानिक ना हो, न्यायाधीशों को उन्हें निरस्त करने से बचना चाहिए। न्यायालयों को विधि की व्याख्या करनी चाहिए और नीति निर्माण में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सर इसका मतलब क्या है? देखो इसका मतलब यह है कि आप भी थोड़ा सा परिपक्व बनिए। कुछ ऐसे मामले होते हैं जहां पर हम तत्काल में परिणाम नहीं ला सकते। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार निर्णय दिया था कि जितनी भी गंदी बस्तियां हैं उन सबको वहां से हटाओ। तो भाई गंदी बस्तियां कोई बांग्लादेशी और विदेशी लोगों की थोड़ी है कि किसी को भी हटा दो। हमारे ही देश के नागरिक है, थोड़ा समय देना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा कि यहां पर गैर कानूनी रहना, नागरिक है वो हमारे देश के ही, उन्हें भी भारत में कहीं बसने का हक है। ठीक है वो गैर कानूनी रूप से बस गए तो क्या हुआ, लेकिन है तो भारतीय ना। तो ऐसी जगह पर हम ऐसे कठोर निर्णय नहीं ले सकते, क्योंकि न्यायालय का मतलब केवल कठोरता के आधार पर परिणाम देना थोड़ी है भाई। उसके आधार का मतलब यही है कि जनता चाहती है या जनता का समर्थन है इन चीजों को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कल 7:30 बजे इकोनॉमिक्स के लिए तैयार रहिएगा। आगे बढ़ते स्थानीय शासन। अब स्थानीय शासन जैसे याद आए 2 बातें, 73, 74 संविधान संशोधन और अनुसूची 11 और 12। 73, 74 संविधान संशोधन, अनुसूची 11 और 12 जरूर याद आनी चाहिए। भाग 9 पंचायतें, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 29 विषय स्थानीय शासन में पंचायतों को दिए गए। भाग 10 नगर पालिका, 74वां संविधान संशोधन, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और 18 विषय बलवंत राय मेहता की समिति पर 73वां संविधान संशोधन अधिनियम बनाया गया। बलवंत राय मेहता की समिति पर, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर 73वां संविधान संशोधन अधिनियम और फिर 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसे आंकड़ों को याद रखना, पंचायत 9, 73, 29, 9, 73, 29, 9 मतलब भाग 9, 73वां संविधान संशोधन, 29 विषय और एक और आंकड़ा 11। तो पंचायत के नाम पर ये आंकड़े तुम्हें याद होने चाहिए, 9, 11, 29, 73, 9, 11, 29, 73। नगर पालिका के नाम पर ये आंकड़े तुम्हें याद होने चाहिए, 10, 12, 18, 74। 10, 12, 18, 74 ये 4 आंकड़े रटे होने चाहिए। ध्यान से सुनना लालियो। पंचायत भाग 9, 11वीं अनुसूची, 29 विषय, 73वां संविधान संशोधन। भाग 10, 12वीं अनुसूची, 18 विषय, 74वां संविधान संशोधन। 9, 11, 29, 73, 10, 12, 18, 74 इसे याद कर लेना। पंचायत में और नगर पालिका में 9, 11, 29, 73 और 10, 12, 18, 74। 10, 12, 18, 74 बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश थी। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की प्रमुख विशेषता, त्रिस्तरीय पंचायतें। याद रखना, त्रिस्तरीय पंचायतें। हमारे देश में स्थानीय शासन में 3 लेयर है। वैसे तो हमारे शासन व्यवस्था में भी 3 लेयर आ गए, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय शासन। लेकिन लालियों मैं कह रहा हूं स्थानीय शासन में भी 3 व्यवस्थाएं हैं। स्थानीय शासन में भी
3 व्यवस्थाओं की बात है, जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। तो हमारे देश में त्रिस्तरीय, लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर आबादी बहुत कम है, तो 2 स्तर में ही काम हो जाएगा। 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्य में दूसरे स्तर पंचायत समिति की कोई जरूरत नहीं, सीधा ग्राम पंचायत और जिला परिषद से भी काम हो जाएगा। ग्राम सभा के गठन का प्रावधान, न्यूनतम वयस्क जनसंख्या 200 अगर है तो वहां पर आप ग्राम सभा बना सकते हैं। 2 बार बैठक, 15 दिन पहले नोटिस। अध्यक्ष बनता है ग्राम सभा का मुखिया, सरपंच। 18 वर्ष की आयु का प्रत्येक वयस्क जो मतदाता के रूप में पंजीकृत है, बैठक बुलाने का अधिकार ग्राम प्रधान का होगा। जरा ध्यान से सुनना ये पॉइंट, अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, लोकसभा सुनी था आप लोगों ने लोकसभा सुनी है, आप लोगों ने विधानसभा सुनी है और आप लोगों ने ग्राम सभा सुनी। सच्चा लोकतंत्र यहां है। सर आप ऐसे कैसे कह रहे, तो क्या यार झूठा लोकतंत्र है? नहीं, वो लोकतंत्र दिखता है पर है नहीं। लोकतंत्र ये है, लोकतंत्र का मतलब है लोगों से मिलकर बना हुआ तंत्र। उस गांव का प्रत्येक व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है और वो वहां की मतदाता सूची में शामिल है, वो इस ग्राम सभा का सदस्य है। लाल लालियों, ये संसद है गांव की, ये गांव की संसद है। भले ही आप उसे उतना शक्तिशाली मत महसूस करते होंगे, लेकिन वो संसद है गांव की। और वहां पर भले ही उतना बड़ा भवन नहीं हो, वहां भले ही उतनी आलीशान चीजें ना हो, लेकिन वहां पर गांव का प्रत्येक नागरिक अपनी बात रख सकता है। उसका जो अध्यक्ष होगा वो गांव का प्रधान होगा, जैसे लोकसभा का अध्यक्ष होता है। अब विधानसभा, पूरे राज्य की जनसंख्या जाती है क्या प्रतिनिधित्व करने के लिए? मुझे एक बात बताना, थोड़ा इसे ऐसे समझना, मुझे बताना, क्या पूरे राज्य की जनसंख्या विधानसभा में बैठती है? कभी नहीं बैठ सकती, संभव ही नहीं है। 20 लाख की जनसंख्या वाला राज्य हो या 1 लाख की जनसंख्या वाला राज्य क्यों ना हो, तो भी विधानसभा में नहीं बैठ सकते। हम क्या करते हैं, झुंड में, हम लोग झुंड में एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में से एक व्यक्ति चुनकर भेजते कि जाओ तुम हमारे बारे में, तुम हमारे विषय में, हमारे जगह के बारे में उस जगह बातचीत करना। तो हम विधायक चुनते हैं, हम भीड़ में से विधायक चुनकर एक व्यक्ति को विधानसभा भेजते हैं, हम उससे भी ज्यादा बड़ी भीड़ में से एक व्यक्ति को चुनकर लोकसभा भेजते हैं। पर रियल में नागरिक का पार्टिसिपेशन नहीं है वहां पर। रियल में नागरिकों का पार्टिसिपेशन अगर कहीं है तो वो है ग्राम सभा। अगर वास्तविक लोकतंत्र, वास्तविक संसद कोई है तो वो ग्राम सभा है, क्योंकि 18 वर्ष की आयु का प्रत्येक वयस्क जो मतदाता के रूप में पंजीकृत है वह उसका सदस्य बनेगा और बैठक बुलाने का अधिकार ग्राम प्रधान को होगा। साल भर में 2 बैठकें होगी, जैसे लोकसभा की बैठकों की बात होती है। 15 दिन पहले बैठक से पहले नोटिस देना होगा। जहां 200 की जनसंख्या वाला गांव होगा वहां पर यह बात रहेगी। तो याद रखना, ग्राम सभा ग्राम पंचायत की सबसे महत्वपूर्ण इकाई होती है। एससी एसटी के लिए सीटों का आरक्षण आबादी के अनुपात में, एससी एसटी के लिए आरक्षित कुल सीटों में से 1/3 सीटें महिलाओं के लिए रहेगी। अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण देने की व्यवस्था राज्य सरकार तय करेगी, मतलब जो भी सरपंच है। विधानमंडल कानून बनाकर ओबीसी के लिए भी आरक्षण दे सकती है। 5 साल का कार्यकाल होगा। राज्य कानून बनाकर उन आधारों की व्यवस्था कर सकता है जिनके आधार पर किसी पंचायत को समय से पहले भंग किया जा सकता है। पंचायतों के बारे में कानून भले ही हमारे संसद ने बनाया और उसे संविधान में जोड़ दिया, लेकिन उसके बारे में पूरी ताकत राज्यों को दे दी गई है कि राज्य तय करेगा कि पंचायत चुनाव कैसे होंगे, राज्य तय करेगा कि उस पंचायत चुनावों की नियमावली क्या होगी। सब कुछ राज्यों के पास ताकत है। निर्धारित 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति से पहले भी चुनाव हो सकते। यदि किसी पंचायत को समय से पूर्व भंग कर दिया जाता है तो 6 महीने के अंदर चुनाव करवाने अनिवार्य है। इनके चुनाव राज्य चुनाव आयोग करता है। लाल लालियो, इनके चुनाव राज्य चुनाव आयोग करता है। भंग किए जाने के बाद उस पंचायत का निर्धारित कार्यकाल पूरा होने में
6 महीने से कम की अवधि है तो अंतरिम चुनाव जरूरी नहीं है, फिर से नए चुनाव 5 साल वाले होंगे। अंतरिम रूप से चुनाव करवाए जाने पर उस पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष नहीं होगा, बल्कि उतना ही होगा जितना समय 5 वर्ष की अवधि में शेष था। मतलब मान लीजिए कि 1.5-2 साल के बाद पंचायत के शासन व्यवस्था को राज्य सरकार ने खत्म कर दिया, तो जो नए चुनाव होंगे वो केवल 3 साल चलेंगे, क्योंकि 2 साल ऑलरेडी कोई सरकार चुन चुकी गई थी। अयोग्यता से संबंधित प्रावधान राज्य विधानमंडल कानून बनाएगा कि भाई उसकी अयोग्यता क्या रहेगी, योग्यता क्या रहेगी। जैसे कुछ राज्य विधानमंडल में, ध्यान से सुनना जरा, यहां मुझे कभी कभी हंसी आती है, क्या आपको आती है? कई राज्य सरकारों ने पंचायतों में चुनाव के लिए शिक्षा को आधार बनाया है। मतलब उन्होंने कहा है कि शिक्षा का एक आधार रहेगा सरपंच चुनने के लिए। क्या ये राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में नहीं लागू होना चाहिए? क्या देश और राज्यों के जहां पर बड़े निर्णय लिए जाते वहां नहीं लागू होना चाहिए? मतलब सोचो कि कौन हमें रास्ता दिखा रहा है? अंधों में काना राजा, जो खुद भी चीजों को जानता नहीं, खुद उसके पार्टी के लोग, खुद उसके विधानसभा में, संसद में बैठे हुए कई लोग अज्ञानता के प्रतीक होंगे, पर वो कानून क्या बना रहा है कि पंचायत चुनाव में एक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। अद्भुत है, ये भी हमारे देश का एक अद्भुत सा रहस्य है। फिर इसके लिए एक वित्त आयोग भी बनाया गया है। पंचायतों के लिए एक राज्य चुनाव आयोग, राज्य वित्त आयोग बनाए गए हैं। राज्यपाल के द्वारा हर 5 वर्ष के बाद पंचायत राज संस्थानों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा, राज्य और स्थानीय निकायों के बीच धन के वितरण के संबंध में सिफारिश देने हेतु। फिर बनाया गया 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो था नगरीय निकायों के लिए। ये नगरों के लिए है, वो गांवों के लिए है, तो ये नगरों के लिए है। भाग 9A नगर पालिका, 12वीं अनुसूची 18 विषय, त्रिस्तरीय नगर निकायों की व्यवस्था का प्रावधान करता है। त्रिस्तरीय नगर निकायों का प्रावधान करता है। नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम, यहां पर भी 3 तरीके की बातचीत है। नगर पंचायत, नगर परिषद, और बड़े शहर अगर होंगे तो नगर निगम, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र को पहले वार्ड में विभाजित किया जाता है। इसे आप लोग वाकिफ होंगे जो लोग शहरों में रहते हैं। इन वार्ड से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा प्रतिनिधि नगर निकाय के लिए चुने जाएंगे। 3 लाख या इससे अधिक की जनसंख्या वाले नगर निकायों में वार्ड समितियों के गठन का प्रावधान है। आरक्षण, कार्यालय संबंधी, कार्यकाल संबंधी प्रावधान पंचायत के जैसा ही है। राज्य विधानमंडल कानून बनाकर कर लगाने का अधिकार प्रदान कर सकता है और वित्त आयोग के गठन का भी प्रावधान इसके लिए भी होता है। तो केंद्र सरकार से राज्य सरकार, राज्य से जिला नियोजन समिति, जिला नियोजन समिति से तहसील और तहसील से ग्रामीण स्तर, नगर के वार्ड। जैसे नगरों में, गांवों में पंचायत होती है, वैसे नगरों में वार्ड होते हैं, उससे नगर निकाय की बात आएगी। ये ब्लॉक स्तर पर कई जगह तहसील होता है, कई जगह ब्लॉक होता है। और वास्तविक रूप में ये इसी तरीके से पूरी योजनाएं बनाई जाती थी। एक समय में जब योजना आयोग होता था तो इसी तरीके से योजना का निर्माण हुआ करता था। अब आते हैं दल बदल कानून पर। अब आते हैं दल बदल कानून पर, ध्यान से सुनना। भारतीय संविधान की एक परिपक्वता, संविधान की परिपक्वता नहीं कहूंगा, सॉरी, मैं भारतीय निर्वाचन पद्धति, भारतीय संसद की परिपक्वता का एक उदाहरण है। लेकिन आजकल ये दल बदल कानून भी गलत उपयोग हो रहा है। इस दल बदल के तहत निर्णय सही नहीं हो रहे हैं। आइए देखते हैं। दल बदल कानून इसलिए लाया गया था कि लोग अपने थोड़े बहुत स्वार्थ के लिए उस क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में धोखेबाजी ना करें। भाई मान लो किसी क्षेत्र के लोगों ने आपको चुना एक पर्टिकुलर विचारधारा के आधार पर आपने केवल अपने निजी हित के लिए किसी और पार्टी को ज्वाइन किया, तो जिन लोगों ने आपको चुना उसके लिए तो आपने धोखा दे दिया ना एक तरीके से। तो दल बदल कानून लाया गया था। 52वां संविधान संशोधन 1985, 10वीं अनुसूची इसके लिए जोड़ी गई है।
दल बदल के आधार पर अयोग्यता कब? कोई विधायक या सांसद अपनी इच्छा से उस राजनीतिक दल की सदस्यता त्याग देता है जिस दल की सीट पर वो सदन में जीत कर आया था, अपने दल के निर्देशों के विपरीत सदन में वोटिंग या वोटिंग करने के समय सदन में अनुपस्थित रहता है। जरा इस पॉइंट पर गौर करना, इधर मेरी बात ध्यान से सुनना। पहली वाली बात तो समझ में भी आती है कि चलो भाई, जिस पार्टी के नाम पर आप जीते और फिर आपने उस पार्टी की सदस्यता त्याग दी तो आप एक तरीके से दल बदल के आधार पर अयोग्य हो गए। लेकिन मुझे एक बात बताना, मेरे हिसाब से ये क्राइटेरिया सही नहीं है। दल के निर्देशों के विपरीत, ऐसा इसलिए कहना चाहूंगा मैं क्योंकि हो सकता है भाई वह जिस दल का व्यक्ति है पर उस दल का जो विरोध है वो सही ना हो या समर्थन सही ना हो। इसमें आपको लगता नहीं कि उस व्यक्ति की अपनी इच्छा, अपनी स्वतंत्रता, भाई हमने उसको इतने लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा है तो वो कोई भेड़चाल के रूप में तो नहीं भेजा जाएगा। मेरे हिसाब से दल बदल के इस निर्णय में कहीं ना कहीं मुझे यहां लगता है कि दिक्कत है। मुझे ऐसा लगता है कि यहां ये होना नहीं चाहिए था, उसे आजादी होनी चाहिए थी। भाई वो पार्टी के समर्थन में वोट दे या विरोध में दे, वो जो वोट दे रहा है वो उस भीड़ का प्रतिनिधित्व करते हुए वोट दे रहा है, वो पार्टी की भेड़ चाल में वोट नहीं देना चाहिए। मतलब यहां निर्णय उसका अपना होना चाहिए ना। चलो ये बात समझ में आती है कि राजनीतिक दल अगर वो ज्वाइन कर लेता है तो उसकी सदस्यता त्यागी जानी चाहिए, पर उसको आजादी होनी चाहिए निर्णय लेने की। लेकिन दल बदल कहता है कि अगर आपने पार्टी ने जो दिशा निर्देश दिए उसके खिलाफ वोटिंग की तो हम आपकी सदस्यता त्याग निकाल देंगे। तो ये मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं, लेकिन ये है, ये कानून में शामिल है। निर्दलीय सदस्य चुनाव जीतने के बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर ले। अब यह भी मेरे के बात समझ में नहीं आती है। एक निर्दलीय सदस्य ने चुनाव जीता, निर्दलीय सदस्य ने चुनाव जीता और चुनाव जीतने के बाद अगर वो कोई पार्टी ज्वाइन करना चाहता है तो नहीं ज्वाइन कर सकता है ना। यहां कुछ ना कुछ बदमाशी। कोई मनोनीत सदस्य अपने मनोनयन के 6 महीने के बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर ले। मतलब ध्यान से सुनना, मान लीजिए कि मोदी जी ने कहा कि मधुकर तुम भी चले जाओ संसद में, मनोनीत किया मुझे राज्यसभा में, तो 6 महीने के भीतर अगर मैंने बीजेपी ज्वाइन की तो बढ़िया है, या 6 महीने के भीतर मैंने कांग्रेस ज्वाइन की तो बढ़िया है, पर 6 महीने तक मैंने किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया और उसके बाद ज्वाइन किया तो मैं अयोग्य हो जाऊंगा। है ना कुछ बदमाशी यहां पर भी। अयोग्य होने के क्या क्या हैं? अगर आपने उस पार्टी की सदस्यता छोड़ दी जिसके नाम पर आप जीत कर पहुंचे थे तो अयोग्य हो जाओगे। अगर आपने पार्टी के आदेशों के खिलाफ वोटिंग की, अगर आप निर्दलीय हैं और कोई पार्टी ज्वाइन कर दी, और अगर आप मनोनीत हैं और 6 महीने के बाद ज्वाइन की, 6 महीने के तक कर सकते हैं, 6 महीने तक पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, 6 महीने तक पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी एक अद्भुत सा सहयोग है कि 6 महीने तक मनोनीत व्यक्ति कर सकता है। अयोग्यता का निर्धारण कौन करेगा? सदन का अध्यक्ष करेगा, विधानसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया सब बकवास है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मैं अभी जिंदा हूं। वो मतलब वो डायलॉग नहीं है वेलकम मूवी का, जिसमें उस मूवी में हमारे जो विलन होते हैं वो कहते हैं कि अभी हम जिंदा हैं। तो कानून कहता था कि अध्यक्ष करेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, निर्णय हम करेंगे। तो अब सुप्रीम कोर्ट तय करता है, अध्यक्ष कहेगा, लेकिन अध्यक्ष के निर्णय को चुनौती दी जा सकती है। पहले था कि चुनौती नहीं दी जा सकती। दल बदल के संबंध में सदन के अध्यक्ष द्वारा दिए गए निर्णय को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है कि हो तो होलोहन मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। फिर एक नई बात उसमें लाई गई कि 51वां संविधान संशोधन 2003, यह भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। मंत्री परिषद का आकार प्रधानमंत्री सहित लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं, और राज्यसभा के संबंध में मंत्री परिषद की सदस्य संख्या मुख्यमंत्री सहित न्यूनतम 12 सदस्य। जरा इसको समझ लेना,
राज्य और केंद्र दोनों जगह पर अपने खर्चों की कटौती करने के लिए 2002 में हमारे देश में एक कानून आया था, FRBM, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, जिसके तहत खर्चों को कम करने की बात आई थी। तो हमारे देश की संसद ने काफी अच्छा खूबसूरत कानून पारित किया था अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के कार्यकाल में, कि राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, अब 15% से ज्यादा मंत्री नहीं रहेंगे प्रधानमंत्री सहित। तो सर फिर ये 12 क्या है भाई? न्यूनतम है, ये न्यूनतम। ये 12 सदस्य क्या हैं? कुछ राज्य इतने छोटे हैं, कुछ राज्यों में विधानसभा इतनी छोटी है कि सोचिए अब किसी राज्य में विधानसभा में केवल 60 सदस्य हैं या 40 सदस्य हैं, तो 40 का 15% कितना होता है? 40 का 15% मास्टर मैथ भी सिखाता है। तो 40 का 15%, 40 सदस्यों की विधानसभा है, तो वहां तो 6 ही लोग मंत्री बन सकेंगे। तो भाई 6 लोगों में एक मुख्यमंत्री होगा और 5 मंत्री होंगे। कैसी कैबिनेट होगी वो? 6 लोगों की कैबिनेट। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर ऐसा है कि राज्य बहुत छोटा है, विधानसभा बहुत छोटी है, तो भी 12 सदस्य तो रहेंगे, तो भी 12 सदस्य बनेंगे। मिनिमम 12, न्यूनतम 12 और अधिकतम 15%। कहां पर? लोकसभा में भी और विधानसभा में भी। लोकसभा और विधानसभा में यदि कोई सांसद विधायक दल बदल के आधार पर अपनी सदस्यता खो देता है तो वो मंत्री पद धारण करने के भी अयोग्य होगा। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे पहले क्या होता था कि कोई व्यक्ति दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराया गया। जैसे मान लो कि कोई सांसद को पार्टी ने तोड़ा, सांसद पार्टी तोड़कर इधर की पार्टी में आ गया, तो दल बदल के आधार पर अयोग्य हो गया। लेकिन हमारे देश में कानून था ना कि कोई भी व्यक्ति 6 महीने के लिए मंत्री तो रहेगा ही, 6 महीने के भीतर उसने सदन की सदस्यता ग्रहण कर लेनी चाहिए। पर इस कानून में लिखवाया कि वो 6 महीने के लिए भी मंत्री नहीं बनेगा, वो फिर 6 महीने के लिए भी अयोग्य रहेगा जब तक कि वो फिर से चुनकर नहीं आएगा। जब तक कि वो फिर से चुनकर नहीं लाया जाता, जब तक वो मंत्री भी नहीं बनेगा। अयोग्य का मतलब ऐसा मत सोचना कि वो चुनाव नहीं लड़ सकता, चुनाव लड़ सकता है, फिर से चुनाव लड़ेंगे, फिर अगर वो जीत गया तो सारी शक्ति आ जाएगी। फिर आते हैं सीएजी। सीएजी के बारे में टाइटल शायद सीएजी भूल गई हमारी टीम। सीएजी संघ की कार्यपालिका का एकमात्र ऐसा पद है जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं है। मतलब जनरली सभी लोग राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते, लेकिन सीएजी का कार्यकाल फिक्स्ड है, राष्ट्रपति कभी भी उसे निकाल नहीं सकता है। भारत के पहले सभी सीएजी थे वी नरहरि राव, वर्तमान सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू। प्रमुख कार्य केंद्र और राज्य सरकारों के खातों की जांच करना। सीएजी केंद्र सरकार के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदन को राष्ट्रपति को सौंपेगा और राष्ट्रपति उन प्रतिवेदनों को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करेगा। सीएजी हमारी कार्यपालिका में इकलौता ऐसा पद है, ये कार्यपालिका में माना जाता है, जो सरकारें गिर जाएगी तो भी रहेगा। सरकार के गिरने चुनाव के होने पर निर्भर नहीं करता, उसका फिक्स कार्यकाल रहेगा। फिर 5वीं अनुसूची, अनुसूचित क्षेत्र संबंधी प्रावधान असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा को छोड़कर अनुसूचित क्षेत्र, इन 4 राज्यों के लिए 6वीं अनुसूची है। ऐसे क्षेत्र जिसमें राष्ट्रपति अपने आदेश से घोषित करता है कि भाई इस क्षेत्र में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हमारे संसद के कानून इस क्षेत्र में नहीं लगेंगे, क्योंकि वहां पर जनजातियां रहती हैं। भारत में जैसे मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, जहां जहां पर जनजातियों का निवास है, यहां पर इस प्रकार घोषित क्षेत्र के लिए जनजाति सलाहकारी परिषद सब निर्णय लेता है। 20 सदस्य होते हैं। जनजाति क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित सलाहकारी भूमिका, कोई न्यायिक शक्ति नहीं। और 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के लिए जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में विशेष प्रावधान करता है। अनुच्छेद 244A, स्वशासी जिले के बारे में मैंने बताया था, राज्यपाल द्वारा इन राज्यों के किसी क्षेत्र को जनजाति क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। स्वशासी जिले का प्रशासन स्वशासी जिला परिषद के द्वारा किया जाता है।
अधिकतम 30 सदस्य होते, 26 प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा और 4 राज्यपाल के द्वारा। अभी मैंने बीच में करंट अफेयर की क्लास ली थी, याद करिएगा लाल लालियो। करंट अफेयर की क्लास में मैंने आपको बताया था कि स्वशासी राज्य की मांग उठ रही है आजकल असम के जगह पर, क्योंकि कुछ ऐसे भी क्षेत्र होते हैं जहां केंद्र और राज्य के कानून नहीं लग सकते। तो इसी में स्वशासी जिला, स्वशासी राज्य की बात है। 22वें संविधान संशोधन अधिनियम 1969 अनुच्छेद 244 क के तहत केवल असम के लिए है ये स्वशासी राज्य वाली बात। केवल संसद द्वारा साधारण बहुमत से गठन होगा। स्वशासी जिले को कानून व्यवस्था लागू करने की शक्ति प्राप्त नहीं होती, जबकि स्वशासी राज्य को कानून व्यवस्था के संदर्भ में भी शक्तियां प्राप्त है। करंट अफेयर वाली क्लास जरूर लेना। अब आते हैं संवैधानिक आयोग। सर ये क्या है? ये ऐसे आयोग हैं जिनके बारे में हमारे संविधान में विस्तृत वर्णन है। इसे थोड़ा ध्यान से पढ़ना मध्य प्रदेश वाले लाल लाली, क्योंकि मध्य प्रदेश वाले एग्जामिनर ने इस पर अलग सिलेबस दिया है, तो सवाल कट पेस्ट होने की पूरी गारंटी है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ये संविधान में सीएजी की योग्यता के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है, मतलब योग्यता क्या होनी चाहिए ऐसा संविधान में लिखा नहीं है। 6 वर्ष या अधिकतम 65 वर्ष, 6 वर्ष या अधिकतम 65 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए केवल अधिकतम 65 वर्ष है, वर्षों की बात फिक्स नहीं है। लेकिन सीएजी में 6 साल या ज्यादा 65 साल की उम्र। सीएजी को उसके पद से उन्हीं आधारों पर उसी प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को। सीएजी संघ की कार्यपालिका का एकमात्र ऐसा पद है जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं है भारत के, इसके बारे में हमने लिख दिया। फिर है महान्यायवादी। सीएजी मतलब हमारा एक तरीके से पूरे अकाउंट को जांचने वाला व्यक्ति। महान्यायवादी वकील है, ये वकील महोदय है, सरकार का वकील है। महान्यायवादी सरकार का वकील। आर्टिकल 76, आर्टिकल 165, 76 के तहत महान्यायवादी और 165 के तहत महाधिवक्ता, राज्य का वकील। मैं आप लोगों को एक व्यक्ति याद दिलाता हूं, शायद जल्दी याद आ जाएगा महान्यायवादी के रूप में। नायक मूवी देखी होगी, नायक मूवी। उस नायक मूवी में अमरीश पुरी के साथ एक वकीलों की टीम लेकर बुजुर्ग आदमी आता था और अंग्रेजी में बोलता था, तो अमरीश पुरी कहते थे कि अंग्रेजी को मारो गोली, हिंदी में बताओ। तो वो महाधिवक्ता था। मतलब उस मूवी में एक आइडिया रखिएगा, महाधिवक्ता मतलब सरकार का एक तरीके से वकील होता है। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त होने की उसकी योग्यता होती है कि वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत सरकार बदली, महान्यायवादी बदल जाता है, क्योंकि हर एक का अपना अपना वकील होता है। भारत सरकार का वकील कानूनी विशेषज्ञ है। संसद की कार्रवाई में भाग लेने का तो अधिकार है, किंतु मतदान नहीं कर सकता है। भारत का निर्वाचन आयोग, इससे याद आया मुझे, आपको खबर पता चली होगी कि भारत के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, 3 ही लोग होते हैं इस आयोग में। 3 ही लोग होते हैं, जिनमें से 2 में कोरोना पॉजिटिव आ चुका है। संवैधानिक प्रावधान आर्टिकल 324 से 329 तक नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन करवाना, मतदान सूची तैयार करना। संविधान में स्पष्ट नहीं है इसकी संरचना, पर वर्तमान में अब 3 लोगों का है। पहले एक ही व्यक्ति था लाल लालियो इस आयोग में। सोचो, एक ऐसा आयोग जो केवल एक व्यक्ति का बना हुआ था, अब 3 लोगों का है। कार्यकाल जनरली फिक्स नहीं है, संसद द्वारा उसी प्रकार पद से हटाया जा सकता है जैसे सुप्रीम कोर्ट को। फिर यूपीएससी, फिर ये हमारी यूपीएससी जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे। मैं थोड़ा सा इसको सही कर दूं। ठीक है। संवैधानिक प्रावधान आर्टिकल 315 से 324, संवैधानिक प्रावधान आर्टिकल 315 से 324। राष्ट्रपति राज्यपाल के द्वारा यूपीएससी और पीसीएस वालों का गठन किया जाता है। संघ और राज्यों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर लोक सेवकों की नियुक्ति करना, एक अध्यक्ष होता है और राष्ट्रपति के द्वारा जितना चाहे उतने सदस्य चुने जा सकते हैं। यहां पर सारी बातें लगभग वही हैं। फिर है वित्त आयोग।
ये भी संवैधानिक है। आर्टिकल 280 एक तरीके से कमीशन है भाई, ताकि केंद्र और राज्यों में पैसों को लेकर झगड़ा ना हो। और एक वो फार्मूला बनाते हैं, एक फार्मूला डिसाइड करते हैं कि किसी राज्य को कितना परसेंटेज शेयर दिया जाएगा और उस परसेंटेज के आधार क्या रहेंगे। पूरा बकायदा मैथमेटिकल फार्मूला तैयार किया जाता है इनके द्वारा, ताकि पैसों पे तो झगड़े होते हैं भाई इतनी दुनिया में, तो केंद्र और राज्य में झगड़े ना हो। इसलिए संविधान ने ऑलरेडी एक आयोग बना के रखा है, वित्त आयोग। राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के बाद केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय संबंधों के निर्धारण हेतु सुझाव, केंद्र राज्य के मध्य करों का वितरण, टैक्स का वितरण। 5 लोग होते हैं इसमें। वित्त आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों की प्रकृति सलाहकारी होती है और यह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं। फिर अनुसूचित जनजाति आयोग और अनुसूचित जाति आयोग, 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, 338 से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 89 संविधान संशोधन के द्वारा अलग बनाया गया। पहले तो ये आयोग नहीं थे, पहले सबका एक ही सदस्य होता था, बाद में संविधान में शामिल किया गया आयोग के रूप में। पहले एक ही आयोग था, दोनों अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति, फिर दोनों को अलग अलग किया गया। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, SC ST के कल्याण और उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं। इनमें से एक महिला शामिल रहेगी। 3 साल का कार्यकाल होता है। अब OBC का भी संवैधानिक हो गया। OBC अभी तक था लेकिन संवैधानिक नहीं था, संवैधानिकता उसको अब मिली है। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी, 7वां संविधान संशोधन 1956 भाग 17 आर्टिकल 350 ख, राष्ट्रपति के द्वारा भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों को संरक्षित करना। फिर कुछ गैर संवैधानिक आयोग है, मतलब जिनके बारे में संविधान में वर्णन नहीं है पर संसद ने कानून बनाकर उनका निर्माण किया है, जैसे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। याद रखना, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में हमेशा अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का पुराना चीफ जस्टिस बनता है और यह पूरे देश में जितने भी कारागृह हैं उनके सारे मामलों को देखता है कि वहां मानव अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है, या पूरे भारत में मानव अधिकारों के हनन के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में गुहार भी कर सकते हैं ये। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश के आधार पर, मतलब प्रधानमंत्री, विपक्ष का व्यक्ति, लोकसभा के अध्यक्ष, इनसे मिलकर बनती हैं और वो राष्ट्रपति को सिफारिश करते हैं। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में हमारे देश में पारित हुआ था। 5 सदस्य होते अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य अथवा अन्य न्यायाधीश, 3 वर्ष का कार्यकाल या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, बहुत बुजुर्ग होते ये। फिर है केंद्रीय सतर्कता आयोग। जी हां, यही है केंद्रीय सतर्कता आयोग, जो एक तरीके से भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों पर ध्यान देता है, पर यह संविधान में नहीं है। 1964 में के संथानन समिति की सिफारिश के आधार पर बनाए गए केंद्रीय सतर्कता अधिनियम 2003 द्वारा इस आयोग को सांविधिक दर्जा मिला है। सांविधिक मतलब कानून तो ही है उसके लिए, संविधान भले ही ना हो उसके लिए, लेकिन उस संसद ने कोई कानून बनाया है, कोई चीज बनाई है। ध्यान से सुनना, संवैधानिक का मतलब होता है कि उसकी सारी बातें अब उस किताब में लिख दी गई जो संविधान नाम से जानी जाती है। सांविधिक का मतलब है कि भले ही उस किताब में नहीं है लेकिन वो आवारा नहीं है, उसके लिए भी बकायदा एक कानूनी ढांचा है, उसके लिए एक एक्ट लाया गया है। तो ये पॉइंट नोट कर लेना। सांविधिक, एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, तो 2 अन्य सतर्कता आयुक्त, 3 लोग होते हैं इसमें। अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश के आधार पर 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। लोकपाल और लोकायुक्त, स्वीडन की ओम्बुड्समैन अवधारणा से प्रेरित, यह अंग्रेजी नाम है। लोकपाल को ओम्बुड्समैन कहते हैं। लोकायुक्त राज्यों में होता है। इस अवधारणा को अपनाने वाला गुयाना प्रथम विकासशील देश है। भारत में ओम्बुड्समैन की अवधारणा केंद्रीय विधि मंत्री कुमार सेन द्वारा प्रस्तुत, लेकिन लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम 2013 में लाया गया। आपको याद होगा अन्ना हजारे साहब का आंदोलन, जिसके बाद फिर अरविंद केजरीवाल भी सामने आए। एक अध्यक्ष और 8 अन्य सदस्य होता है, 5 साल 70 वर्ष की आयु। लेकिन हमारे देश में लोकपाल को उतनी ताकत नहीं दी गई जितनी की मिलनी चाहिए थी। नीति आयोग, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह पर अध्यक्ष प्रधानमंत्री
उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त सीईओ कहलाता है। राज्य के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल इसके सदस्य होते हैं। पदेन सदस्यता के रूप में प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्य। इसकी कुछ क्षेत्रीय परिषद भी बन चुकी है जो विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री या उसके द्वारा नामित व्यक्ति मुख्यमंत्री और उपराज्यपालों की बैठक की अध्यक्षता करता है। प्रमुख अनुसंधान संस्थानों के बारी बारी से 2 सदस्य होते हैं, जैसे कि CSIR हमारे देश में, इसरो है हमारे देश में, DRDO है, इनके लोग भी 2-2 आ जाते हैं इसमें। मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारत सरकार का सचिव प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त होता है। यह केवल थिंक टैंक कहते हैं इसको। अब थिंक टैंक क्या है, देखो भाई, योजना आयोग क्या करता था, योजना बनाता भी था और यह भी तय करता था कि किसी राज्य को कितना पैसा उस योजना के लिए दिया जाएगा। अब नीति आयोग ये नहीं कर सकता है, नीति आयोग केवल योजना बनाएगा, पैसा देने का निर्धारण वित्त मंत्रालय करता है। वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री। फिर है केंद्रीय सूचना आयोग, जी हां, जिसके नाम पर RTI कानून बना, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के द्वारा बनाया गया। RTI के लिए शिकायतें दर्ज करता है, शिकायतों पर आजकल कोई ध्यान नहीं दे रहा है। नोडल विभाग कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग DOPT, एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त 11 लोगों से मिलकर बना है। राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश के आधार पर 5 साल या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, RTI एक्ट 2005 के तहत मांगी गई सूचना को तय सीमा के भीतर उपलब्ध नहीं कोई करा पाया। जैसे मान लो तुमने कहीं RTI दायर की, तुम्हारी बात की सुनवाई नहीं हुई, उसने तुम्हें बहुत हल्के में लिया, तो तुम्हें एक जो अपने राज्य में होगा सूचना आयुक्त, उसको भेजना पड़ेगा कि भाई ये जनाब तो मुझे जानकारी नहीं दे रहा है। मान लो राज्य वाला भी सुन नहीं रहा है, तो फिर इसके पास भेजो कि ये मेरी जानकारी मैंने मांगी, मुझे नहीं मिली, बताए क्या करें। CBI, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के तहत भारत की एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। 1963 में शक्तियों का विस्तार, हत्या, गंभीर अपराध जैसे मामलों की जांच का भी अधिकार दिया गया। कार्मिक, पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय, इस मंत्रालय को याद रखना, पूछा जाता है। ये CBI को सुनकर कई लोग गृह मंत्रालय सोचते हैं, इसका मंत्रालय कार्मिक, पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय है। फिर है NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, भारत का हरा कोर्ट, ग्रीन कोर्ट कहते हैं, यहाँ के जज को ग्रीन जज कहते हैं, यहाँ के वकील को ग्रीन एडवोकेट कहते हैं। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम NGT एक्ट 2010 के तहत भारत विश्व का तीसरा देश, विकासशील देशों में पहला देश। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद भारत ने अपने देश में ऐसा कोड बनाया जो पर्यावरण के मामलों पर निर्णय देगा। दिल्ली के अलावा 4 क्षेत्रीय कार्यालय है, भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में। NGT एक्ट 2010 के तहत अनिवार्य है कि NGT के पास आने वाले पर्यावरण संबंधी मुद्दों का निपटारा 6 महीने के भीतर, मतलब यहां पर पर्यावरण के मामलों पर भारत एक ऐसा देश है, भली हत्या और अन्य किसी मामले में 20-20 साल लग जाए, लेकिन भारत में पर्यावरण के मामले में 6 महीने में निर्णय आ जाता है। यह अद्भुत है। एक अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य होता है। 5 साल का कार्यकाल है। सदस्य को पुनः पद पर नियुक्त नहीं किया जाता। अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर केंद्र सरकार करती है, और इसके मामले अगर आप संतुष्ट नहीं है इसके निर्णय से तो सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, मतलब हाई कोर्ट का दर्जा इसको। यह आवश्यक है अधिकरण में कम से कम 10 और अधिकतम 20 पूर्णकालिक न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य हो। फिर है भारतीय विधि आयोग, कानून संबंधी विषयों पर महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिए समय समय पर बनाया जाता है। न तो संवैधानिक आयोग है, ना ही सावधिक है। तो इसका मतलब कोई कानून नहीं है, प्रधानमंत्री या कार्यपालिका का जब मूड हुआ तब ऐसा कोई समिति बना लेते हैं। न्याय मंत्रालय के द्वारा भारत के पहले विधि आयोग का गठन 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था। यही लॉर्ड मैकाले था जो व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी का बहुत बड़ा समर्थक था। मैकाले वो कहता था कि गोरे लोग सभ्य लोग होते हैं। तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग का गठन 1955 में भारत के पहले अटॉर्नी जनरल MC सीतलवाड़ की अध्यक्षता में हुआ था। तो भारत का पहला आजादी के बाद 1955 में, और 21वें विधि आयोग बनाए गए बलबीर सिंह चौहान 2018-19 में। पहला प्रशासनिक सुधार आयोग, यह भी कोई सावधिक नहीं है। 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में
बाद में मोरारजी देसाई के केंद्र सरकार में मंत्री बन जाने के कारण के हनुमंतैया को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। पहले प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी 2 रिपोर्ट क्रमशः 1966 और 1970 में दी थी। फिर दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 में। क्या होता है ये, हमारे देश में जो प्रशासन चलाने वाली पूरी की पूरी इकाई है, अब उनमें क्या सुधार होना चाहिए, उनका प्रशिक्षण कैसा होना चाहिए, उनके काम क्या क्या होने चाहिए, उनके पदोन्नति कैसी होनी चाहिए, क्या उनके कार्य अब वैसे ही होंगे जैसे ब्रिटिश दौर में होते थे, क्या परिवर्तन होना चाहिए, इन सब पर काफी विस्तृत रूप से बताते हैं। ये बताते हैं आईएएस और आईपीएस किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, सारी बातें बताते हैं, ये सारी बातें बताते हैं। कर्नाटक के भूतपूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में बनाया गया था दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग। 2009 में आयोग ने भारतीय शासन प्रशासन प्रणाली में सुधारों के लिए 15 रिपोर्टें जारी की है, 15 रिपोर्टें। फिर है एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, भारत पर आतंकवादी हमला जो हुआ था उसके बाद इसका निर्माण किया गया था। जो संसद पर हमला हुआ था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के तहत दिसंबर 2008 में अखिल भारतीय स्तर पर आतंकवादी गतिविधियों की जांच करने और उन पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र तथा राज्यों के मध्य कोऑर्डिनेशन का काम करता है। एनआईए के निर्णयों के विरुद्ध उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। और अन्य संवैधानिक आयाम, कुछ सहकारी समितियां हैं। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011, सहकारी समिति बनाने का मूल अधिकार कहां दिया गया है, हमारे अनुच्छेद आर्टिकल 19 में नागरिकों को समिति बनाने का अधिकार दिया गया है। सहकारी समितियों को बढ़ावा देना राज्य का कर्तव्य है, ऐसा नीति निर्देशक तत्व 43 ख में लिखा हुआ है। स्थानीय निकायों के प्रसंग में सहकारी समितियों का गठन 243 के अंतर्गत है। फिर राजभाषा के लिए भाग 17 है जिसमें आर्टिकल 343 से 351 के तहत बताया गया है। संघ की राजभाषा मतलब जो किसी भी प्रकार के सरकारी कामकाज में उपयोग की जाएगी। अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा, मतलब हिंदी वाले अंक नहीं चलते हैं हमारे देश में, जबकि अंक के रूप में हम इन्हीं अंकों का उपयोग करेंगे, भले ही भाषा हिंदी हो। प्रत्येक 10 वर्ष पर राष्ट्रपति द्वारा भाषाई आयोग का गठन की भी किया जाता है, जो हिंदी अंग्रेजी के सरकारी प्रयोग के संबंध में सिफारिश देगा और स्थिति का आकलन करेगा। अभी तक केवल एक ही भाषाई आयोग का गठन बन पाया है, 1955 में बीजी खरे की अध्यक्षता में। केवल हिंदी भाषा के विकास के लिए प्रयास करेगा। राज्य की राजभाषा के संबंध में राज्य विधानमंडलों को कानून बनाने का अधिकार देगा। 8वीं अनुसूची से बाहर की किसी भाषा को भी किसी राज्य द्वारा राजभाषा के रूप में अपनाया जा सकता है। केंद्र और राज्यों के बीच संवाद पत्राचार की भाषा हिंदी और अंग्रेजी होगी। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की प्रत्येक कार्रवाई लेकिन अंग्रेजी में होगी। आज भी सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में हिंदी बोलने की अनुमति नहीं है, शायद आप में से कई लोगों को पता ना हो। कोई राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से किसी भाषा को संबंधित हाईकोर्ट की कार्यवाही भाषा का दर्जा दे सकता है, किंतु इसके बावजूद हाईकोर्ट के निर्णय आदेश केवल अंग्रेजी में ही होंगे। कोई भी पीड़ित व्यक्ति किसी अधिकारी के समक्ष अपनी भाषा या बोली में अपना पक्ष रखने का हकदार है। प्राथमिक शिक्षा को मातृभाषा में प्रदान किए जाने की भी यह व्यवस्था करता है। फिर कुछ ट्रिब्यूनल होते जो किसी मामले में बनाए जाते हैं। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा लाए गए थे। भाग 14 क जोड़ा गया था। 323 प्रशासनिक अधिकरण जैसे कैट बनाया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल लाया गया कि आप में जो सिलेक्शन ले लेंगे, अगर आपका सीनियर आपको परेशान कर रहा हो और लगता है कि आपका सीनियर आपके साथ कई प्रकार के गलत काम भी कर रहा है, तो आप कैट में अप्लाई कर सकते हैं, ट्रिब्यूनल में। अन्य मामलों के लिए अधिकरण है, कर के लिए ट्रिब्यूनल है, भूमि सुधार के लिए ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं और इनके कई सारे मामले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भेजे जाते हैं। तो कल के लिए तैयार रहिएगा लाल लालियो। कल इकोनॉमिक्स का सेकंड पार्ट भी हम कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ पॉलिटी का आपका कंप्लीट रिवीजन हो चुका है। पुरानी वाली कक्षा और इस कक्षा को जोड़कर कंप्लीट करिएगा तो आपका रिवीजन पॉलिटी के नजरिए से एक बेहतर ढंग से हो जाएगा। चीजों को आप बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगे। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसके आगे की बातचीत। जितना ज्यादा हो सके अपने आप को ज्यादा व्यस्त रखिए और समाचारों को कम देखिएगा। समाचारों को ऐसे देखना है कि हम सजग रहे, ऐसे नहीं देखना है कि हम डर जाए। याद रखिएगा कि निश्चित ही खराब समय है,
लेकिन इस खराब समय में अपने मनोबल और अपनी मनोवृत्ति को मजबूत रखना है। इस खराब समय से भी लड़ेंगे और इस लड़ाई में एक बेहतर जीत दर्ज करेंगे। इसी के साथ सभी को बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट क्लास में लाल लालियो बातचीत करेंगे इकोनॉमिक्स की। और इंडिया ईयर बुक आ गई है मार्केट में, इसलिए जल्द ही इंडिया ईयर बुक स्टार्ट होगी। चाहूंगा कि इंडिया ईयर बुक जल्द से जल्द कवर की जाए। कैसी कवर करे, आपकी क्या सलाह है इंडिया ईयर बुक के बारे में, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा इंडिया ईयर बुक के बारे में। सभी को बेस्ट ऑफ लक, बाय, गुड नाइट।